बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज़ लेके आए हैं वो है औचित्यपूर्णता। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इसे औचित्यपूर्णता या वैधता कहते हैं। यह औचित्यपूर्णता या वैधता कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। औचित्यपूर्णता का अर्थ, इसको अंग्रेजी में लेजिटिमेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमस और आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा जाता है। इस प्रकार लेजिटिमेसी शब्द का सामान्य अर्थ कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना है। राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा के रूप में औचित्यपूर्णता का संबंध कानून मात्र से नहीं होता, वरन शासक और शासितों के मध्य ऐसे मूल्यों और विश्वास से है जो शासन को न्याय संगत बनाते हैं। या जहाँ पर औचित्यपूर्णता का संबंध होता है, ये जब भी हम कोई बात करते हैं तो औचित्यपूर्ण शब्द का अर्थ लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी गलत काम नहीं हो, किसी काम को सही तरीके से करने और मान्य तरीके से करने को ही औचित्य कहते हैं। औचित्यपूर्णता का सबसे अधिक महत्व लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, ताकि सभी जो जनता है वो एक नियम और कानून के तहत बिना लड़ाई झगड़े प्रेम पूर्वक आपस में रह सके। प्लेटो ने न्याय भावना न्याय का सिद्धांत के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है। कौन सी है प्लेटो की पुस्तक? रिपब्लिक। अरस्तु ने कानून सम्मत शासन का संवैधानिक शासन के रूप में औचित्यपूर्णता का चित्रण किया है। किसने किया है? अरस्तु ने क्या किया है? अपनी पुस्तक में समस्त शासन किस प्रकार से चलाना चाहिए, उसमें कौन से कानून लागू करने चाहिए, वो उसने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अरस्तु ने प्रजातंत्र के विकृत रूप को भीड़तंत्र कहा है। अरस्तु ने कहा है कि यदि प्रजा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उनके बीच में कोई नियम कानून नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ाई दंगे करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो वो सिर्फ एक भीड़ तंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। मार्सिलियो और पेडुआ ने राजसत्ता का औचित्य वैधानिक आधार को स्वीकार किया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में राजसत्ता की औचित्यपूर्णता का आधार धर्म था। सबसे पहले हर एक चीज़ धर्म के आधार पर मानी जाती थी। ये धर्म संगत है, ये अधर्म है और ये धर्म है। जो न्याय है, जो नियमों के अनुरूप है, वो धर्म है। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के प्रकार। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बतलाए हैं: परंपरागत औचित्यपूर्णता, वैधानिक औचित्यपूर्णता और करिश्मावादी औचित्यपूर्णता। सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता का ये प्राचीनतम रूप है। प्राचीन काल में राजतंत्र को धर्म और परंपरा के आधार पर औचित्यपूर्णता प्राप्त होती थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता था। यानी कि जो बर्थ के आधार पर पहले राजा राज्य करते थे और राजा को माना जाता था कि ये एक ईश्वर का प्रतिनिधि है जो पूरी प्रजा के पालन और उसकी रक्षा के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। वैधानिक औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता का ये प्रकार आधुनिक राज्यों में देखने को मिलता है। इसे संविधानात्मक औचित्यपूर्णता भी कहते हैं। इस औचित्यपूर्ण का मुख्य स्रोत संविधान का कानून को माना जाता है। करिश्माई औचित्यपूर्णता। किसी व्यक्ति के चमत्कारिक गुणों के आधार पर जब उसके आदेशों का पालन किया जाता है तो इसे करिश्माई औचित्यपूर्णता कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो जब वो अपने देश के लिए कोई बात कहते हैं तो सारी जनता उनके आज्ञा का पालन करती है। ये उनका जनता का उन पर विश्वास है कि उनका
जो भी वाक्य होता है उसका अक्षरशः पालन स्वतः ही लोग कर लेते हैं, तो वो करिश्माई औचित्यपूर्णता कहलाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार धर्मों के इतिहास में ईसा मसीह, मूसा, मोहम्मद साहब के चमत्कारिक व्यक्तित्व ने ऐसे अनुयायी पैदा किए जिन्होंने अपने धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला देखते हैं विचारधारा औचित्यपूर्णता। आधुनिक एवं औद्योगिक समाज में वैधता का स्रोत विचारधारा को भी माना गया है, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी आदि। अब देखते हैं औचित्यपूर्णता के प्रकार। सबसे पहले है वैचारिक औचित्यपूर्णता। जब औचित्यपूर्णता किसी विचारधारा के आधार पर स्थापित किया जाता है तो उसे वैचारिक औचित्यपूर्णता कहा जाता है। जब किसी विचार के आधार पर करेंगे तो वैचारिक औचित्यपूर्णता कहलाएगा। जैसे पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। उसके बाद आता है संरचनात्मक औचित्यपूर्णता। प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती है जिनके भिन्न भिन्न उद्देश्य, मूल्य और कार्य होते हैं। हर तरह की जो राज्य की संरचना होती है वो उनके उद्देश्य और कार्य और उनके मूल्य भी वैसे ही अलग अलग हिसाब से होते हैं। जब जनता राज्य व्यवस्था की इन संरचनाओं में विश्वास रखती है तो इसे संरचनात्मक औचित्यपूर्णता कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब राजतंत्र था तो राजा जो नियम बना देता था तो उसी को सब मान लेते थे। राजा जनता थी तो राजा में विश्वास करती थी, ठीक है, तो उसको कहते थे राजतंत्र, हो ना। और अभी जो है प्राचीन का आधुनिक काल में क्या है, लोकतंत्र। तो यहाँ जनता जो करती है, जनता जो अपने विचार प्रकट करती है उसके हिसाब से यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो अपने कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये है संरचनात्मक औचित्यपूर्णता। उसके बाद आता है व्यक्तिक औचित्यपूर्णता। जब आम जनता नेता के चमत्कारिक गुणों के कारण उसकी सत्ता को स्वीकार करती है तो उसे व्यक्तिक औचित्यपूर्णता कहते हैं। नेता के चमत्कारिक गुणों के कारण नेता ऐसा हो जो जिस चीज़ का वादा करे वो करके दिखाए और बहुत सोच समझ के जनता के बीच में बोले, और जो उसने प्रॉमिस किया है वो उसे कर रहा है, तो जनता का उस पर एक विश्वास बन जाता है और उसकी व्यक्तित्व की एक पहचान बन जाती है, तो उसको व्यक्तित्व औचित्यपूर्णता कहते हैं। वैधता औचित्यपूर्णता के लक्षण और विशेषताएं। विश्वास पर आधारित औचित्यपूर्णता आम जनता के उस विश्वास में निहित है जो संपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाएं व पद शासक व शासितों के हितों की रक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उचित हो, ठीक है। इसमें क्या है, संपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा उसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं व पद शासक शासितों के हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल उचित हो। इस प्रकार आम जनता का यह विश्वास कि सत्ताधारी अपने पद के अनुरूप ही आचरण करेगा और औचित्यपूर्णता को बढ़ावा देता है। दूसरा है प्रमाणीकरण का साधन। औचित्यपूर्णता प्रमाणीकरण का साधन है जो ये प्रमाणित करती है कि राज्य व्यवस्था उन्हीं मूल्यों पर आधारित है जिन्हें जनता उचित मानती है। किस पर? राज्य व्यवस्था उन्हीं मूल्यों पर आधारित है जिन्हें जनता उचित मानती है, ठीक है। वैधानिक मात्र नहीं। औचित्यपूर्णता वैधानिकता मात्र नहीं है। जब वैधानिक आधार पर बनाए गए कानून जनता के मूल्यों के विरुद्ध होते हैं तो जनता उन्हें वैधता प्रदान नहीं करती है। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो जनता के विचारधारा के अनुरूप नहीं होते हैं तो जनता उन्हें वैधता प्रदान नहीं करती है और कानून बदलने पड़ते हैं। तो वैधानिकता मात्र नहीं है, सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलता है, बल्कि वो प्रैक्टिकली रूप में लोगों पर किस प्रकार से लागू होनी चाहिए, किस कौन सा कानून उनको नियम में बांध के रख सकता है और कौन सा उनको नियम और कानून के विरुद्ध है, ठीक है। चौथा है शक्ति का सत्ता में रूपांतरण। औचित्यपूर्णता के अभाव में शक्ति पर बल होती है। शक्ति को औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है।
शक्ति तभी संभव है जब उसका कोई औचित्य हो। यदि बलपूर्वक अनावश्यक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो जनता उसे नहीं मानेगी। तो वो शक्ति नियम पूर्वक, आधार पूर्वक होनी चाहिए, औचित्य पूर्वक होनी चाहिए, तभी वह सत्ता को परिवर्तित कर सकती है। स्थायित्व का आधार। औचित्य पूर्णता के अभाव में सत्ता स्थायी नहीं होती, किंतु जब सत्ता को औचित्य पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो सत्ता स्थायी हो जाती है। जब कोई औचित्य पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो सत्ता स्थायी हो जाती है, और जब किसी चीज़ का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर सत्ता भी नहीं होगी। अगला है नंबर 6, विस्तृत सामाजिक स्वीकृति। औचित्य पूर्णता आम जनता की स्वीकृति है। यह एक प्रकार से विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है। विस्तृत सामाजिक स्वीकृति से मतलब है पूरी जनता का एकमत होकर सुझाव देना और शासक द्वारा उसी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर लागू करना। ठीक है। औचित्य पूर्णता पर संकट। नवीन अवस्थाएं। समय की गति के साथ नवीन विचार, नवीन धारणाएं, नवीन अवस्थाएं जन्म लेती है। परिवर्तित परिस्थितियों और इन नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यकता उत्पन्न करती है। कभी क्या क्या होता है कि समय बदलता है तो नई परिस्थितियां पैदा होती है, नई अवस्थाएं आती हैं, नई धारणाएं बनती है, तो नियम भी बदलने पड़ते हैं और औचित्य भी बदल जाते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप ढाल लेती है तो औचित्य पूर्णता बनी रहती है, अन्यथा औचित्य पूर्णता पर संकट आ जाता है, जैसे कि ब्रिटेन, रूस और फ्रांस में आया था। उसके बाद है दूसरा संकट, परंपरागत संस्थाओं व समूह के लिए अस्तित्व का संकट। औचित्य पूर्णता का संकट उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूह के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, जैसे कि ईरान में हुआ था। नवीन समूह के राजनीतिक में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। समय के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। जब समूह की इच्छा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने की रहती है। यदि ऐसा करने में सफल रहते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय पुराना वर्ग बाधा उत्पन्न नहीं करता तो औचित्य पूर्णता में वृद्धि होती है, और यदि बाधा उत्पन्न की जाए तो औचित्य पूर्णता पर संकट हो जाता है। यदि कोई नई चीज़ समाज में लानी है, नए लोग सामने आना चाहते हैं और पुराने लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो औचित्य पूर्णता बनी रहती है, और यदि पुराने लोग उस पर हावी होते हैं, आगे नहीं आने देते हैं, नए ना कानून, नई परंपराएं नहीं बनने देते हैं तो औचित्य पूर्णता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है व्यवस्था के प्रति आशंका। जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती है तो अनेक बार उनकी कामना के बारे में आशंकाएं बनी रहती है। साथ ही जनता इस व्यवस्था से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने लगती है। यदि नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो औचित्य पूर्णता पर संकट पैदा हो जाता है। कितनी बार क्या होता है कि नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं सामने आती है और जनता उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा लगा लेती है, और यदि वो उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है और अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो राजनीतिक संकट औचित्यता पर संकट पैदा हो जाता है। प्रभाव में कमी। राजनीतिक व्यवस्था में जब सत्ताधारी अपना प्रभाव खो देता है तो औचित्य पूर्णता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारे देश का कोई भी मुख्य व्यक्ति, मेन व्यक्ति, और उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप आ जाए या किसी तरह की कोई संकट की व्यवस्था संकट उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, उस व्यक्ति का प्रभाव, तो औचित्य पूर्णता पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको औचित्य पूर्णता शब्द समझ में आ गया होगा।
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।